चलिए, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था असेसमेंट ऑफ एओपी, हम पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने क्या क्या देखा था कि सर एओपी का टैक्सेशन कैसे होता है। राइट। अब एओपी के टैक्सेशन में क्या क्या चीजें देख ली थी वो मैं एक बार समरी बना देता हूँ, फिर कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा। पहला हमने ये पढ़ा कि सर इनकम कैसे कैलकुलेट होगी, तो बहुत आसान था। पांचों हेड की इनकम, ठीक है, पांचों हेड की इनकम, कोई सेट ऑफ का प्रोविजन लगेगा तो वो, और डिडक्शन के लिए कोई एलिजिबल है तो दैट्स इट। उसके बाद हमने पढ़ा सर टैक्स रेट। ठीक है, अच्छा रुको, एक चीज और बता देता हूं। उसके बाद हमने एक सेक्शन पढ़ा था 40BA, जो ये कहता था कि एओपी अगर अपने मेंबर को कोई सैलरी, बोनस, कमीशन या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है तो वो कंप्लीटली डिसअलाउड है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिसअलाउड करने के लिए हम नेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग करते हैं, मतलब जितना हमने लिया और जितना हमने दिया। अगर हमने एक्स्ट्रा दिया है तो डिसअलाउड कर दो, और नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, सिंपल सी बात है। बोलो जी, आगे बात समझ में? ठीक है, एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, हो सकता है कई लोगों के माइंड में इसको लेके कुछ सवाल चलते हो। मैं एक छोटा सा पॉइंट क्लियर कर दूं, ये दोनों ही चीजें कैपिटल का फॉर्म है। ये दोनों ही चीजें कैपिटल का फॉर्म है। जब आप बिजनेस में कैपिटल लगाते हो तो इट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, जब आप बिजनेस में पैसा लगाते हो और उस पर इंटरेस्ट मिलता है तो हम इसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल देते हैं। और जब आप बिजनेस से पैसा उठाते हो और उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है तो इसको हम क्या बोल देते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बोल देते हैं। क्या दोनों ही चीजें कैपिटल पे ही है, पैसे पे ही है? बोलो। यस, सिंपल सी बात है। अब टैक्स प्लानिंग कहाँ होगी? टैक्स प्लानिंग ये हो सकती है ना कि हम हमारा प्रॉफिट घटाने के लिए पार्टनर को ज्यादा इंटरेस्ट दे दें। बताइए, टैक्स प्लानिंग यही तो हो सकती है ना। ये 40B 40BA क्यों बनाए गए? कि भैया आप हो सकता है अपना इनकम घटाने के लिए आप पार्टनर को ज्यादा इंटरेस्ट दे दो, इसीलिए बनाए गए थे। यस, तो यहाँ पे बोला गया सर आपने इतना तो दिया और आपने इतना लिया। ठीक है, जो दिया उसको आपने एक्सपेंसेस माना, बोलो हाँ या ना। जो इंटरेस्ट दिया वो आप एक्सपेंसेस मान रहे हैं, और जो लिया आपने उसको आप इनकम मान रहे हैं। जो दिया उसको एक्सपेंसेस मान रहे हैं, जो लिया वो इनकम मान रहे हैं। तो आप एक्सेस एक्सपेंसेस कितना क्लेम कर रहे हैं? बताइए, क्या आप लेस करके बताएंगे कि मैं इतना एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस क्लेम कर रहा हूं? समझ गए ना भैया? मैं कहता हूं कि मैंने एक मेंबर को दिए 6,000 रुपए, मैंने उससे लिए 4,000 रुपए, तो मैं खर्चा कितना क्लेम कर रहा हूं? अगर बात की जाए तो नेट 2,000 रुपए का ही तो खर्चा क्लेम कर रहा हूं। 4,000 की तो मैंने इनकम ऑफर कर दी आपको। समझ गए? आपको खर्चे से ही तो परेशानी है, तो आपको 6,000 से परेशानी होगी या 2,000 से परेशानी होगी, ये बताइए। आपको 6,000 रुपए देने से परेशानी है या 2,000 रुपए एक्स्ट्रा दिए उससे परेशानी है? 2,000 से परेशानी है, तो इसलिए हम 2,000 को डिसअलाउड कर रहे हैं। समझ गए? 2,000 से परेशानी है क्योंकि आपका प्रॉफिट कितने से कम हो रहा है? इस पूरे ट्रांजेक्शन की वजह से आपका प्रॉफिट कितने से रिड्यूस हो रहा है? 2,000 से। तो इसलिए आप 2,000 को ही तो डिसअलाउड करवाओगे ना मेरे से। आगे बात समझ में? यस, अब आ जाइए सर आगे। तो ये हमने पढ़ लिया था। फिर टैक्स रेट की बात आई थी। टैक्स रेट की जब बात आई तो हमने ये कहा कि स्पेशल रेट तो लगती लगती है। स्पेशल रेट का मतलब 111A, 112,
115 बीबी, ये सब चीजें तो लगती है। आगे आ जाइए सर। फिर आई नॉर्मल रेट की बात। नॉर्मल रेट के अंदर भी मैंने आपको दो रेट बताई थी, एक स्लेब रेट लगती है और एक MMR लगती है, राइट। ये क्यों लगती है इसकी एक टेबल हमने बता दी बना के कि कौन सी रेट कब लगेगी, ये हम पढ़ चुके हैं। अब बता दो फाइनली, यहां तक हम पढ़ चुके हैं, एओपी की इनकम निकालना वो सब कुछ पढ़ चुके हैं, कोई डाउट है तो बोलो। किसी को भी कोई डाउट है यहाँ तक तो बोल दो। ओके, देखिए सरचार्ज वगैरह सेम वही रेट लगेगी जो स्लेब के ऊपर लगती है, क्योंकि रेट स्लेब रेट लगा रहे हैं तो सरचार्ज भी वैसे ही लगाएंगे, तो वैसे ही मार्जिन रिलीफ का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। MMR जब लगेगी तो सरचार्ज लगेगा क्या बताओ भाई, एओपी पे दो रेट लगेगी, स्लेब लगेगी तब तो सरचार्ज लगेगा, MMR लगेगी तो क्या सरचार्ज लगेगा बताइए। नहीं, क्योंकि MMR के अंदर तो सरचार्ज ऑलरेडी इंक्लूडेड है, वो तो सब कुछ इंक्लूडेड है ना इसमें तो। सरचार्ज HEC सब इंक्लूडेड है, इसलिए इसमें अलग से कुछ नहीं लगेगा और इसमें सरचार्ज और HEC अलग से लग जाएगा। अब आगे आ जाइए सर, आगे हम बात कर लेते हैं इनकम ऑफ मेंबर, मेंबर की इनकम की ओर बात कर लेते हैं। मेंबर की इनकम की और बात कर लेते हैं। ठीक है। अब सुनिए, देखिए इसके जो मेंबर होंगे वो कौन होंगे, इंडिविजुअल हो सकता है, HUF हो सकता है, फर्म हो सकती है, कंपनी हो सकती है, बोलो हाँ या ना। एओपी के जो मेंबर हैं वो कोई भी हो सकता है, yes, वो तो कोई भी हो सकता है। तो ये आ गया सर, एओपी के मेंबर में मैं ले लेता हूँ मिस्टर ए, है ना, ABC एसोसिएट, मतलब ये फर्म हो गई है, और A लिमिटेड ये कंपनी हो गई, समझ गए। ठीक है, अब इनकी जो अदर इनकम है वो तो है ही, जो भी ये कमाते हैं अदर इनकम खुद कमाते हैं वो तो आएगी ना, बताइए, वो तो इनकी पर्सनल इनकम में आएगी, मिस्टर ए के हैंड में, फर्म की फर्म के हैंड में, और कंपनी की कंपनी के हैंड में, उससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। यस, अब सवाल ये आता है कि इसको एओपी से क्या मिला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, सैलरी बोनस कमीशन मिला, क्या ये इसकी इनकम में आएगा या नहीं आएगा, ये हमें बताना है, बोलो हाँ या ना। कुछ कह रहे हैं हाँ, कुछ कह रहे हैं ना। तो देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस और प्रॉफिट का हिस्सा, ये इनकी इनकम में आएगा ये नहीं आएगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि एओपी के ऊपर क्या रेट लगेगी। यस, इफ एओपी टैक्स्ड एट स्लेब रेट, अगर एओपी पे स्लेब रेट लगी है, अगर एओपी पे स्लेब रेट लगी है तो ये मेंबर की इनकम में जुड़ेगा, ठीक है। और नहीं आएगा इफ एओपी टैक्स्ड एट MMR, अगर एओपी पे ऑलरेडी MMR लग गई है तो फिर मेंबर के हैंड में उससे मिलने वाली इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। बोले क्लियर है।
सर इसका मतलब ये है ना, जब वो येस है तो वो उस इंडिविजुअल, मान लो मिस्टर ए के हाथ में भी टैक्सेबल होगा वापस इनकम, अदर इनकम के साथ। दोबारा बोलो, क्या बोले? सर आपने लिखा यस इफ एओपी टैक्स एट स्लैब रेट, ठीक है सर। अब मिस्टर ए की अदर इनकम 1 लाख थी और कुछ एओपी से भी आ गया, और ये बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के बाहर है, तो टोटल पे भी टैक्स लगाना पड़ेगा। पे भी टैक्स लगाना पड़ेगा मतलब? सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि एओपी की जो इनकम थी वो तो ऑलरेडी टैक्स होगी ना सर स्लैब रेट से। हाँ हाँ। अब आप कह रहे हो दिस विल बी इंक्लूडेड इन दी हैंड्स ऑफ ए आल्सो, यही है। हम्म। तो अब जब वो ए के हैंड में भी वापस टैक्सेबल थोड़ी होगी इनकम। क्यों नहीं होगी? फिर तो इनकम सर तो इंक्लूड डबल करने का, टैक्स, फिर इनकम इंक्लूड करने का क्या सेंस है? तो सर डबल टैक्स नहीं लग रहा फिर वो। अरे, किसने मना किया? अच्छा लाओ, मुझे लगा डबल टैक्स नहीं हो सकता। ठीक है सर। शांति रखो, सब आ जाएगा, अभी सब बताएंगे। पर जुड़ेगी इनकम, इतना पता होना चाहिए। अभी तक हमने लिखा ही इतना ही है कि इनकम में जुड़ेगा, और इनकम में जुड़ेगा तो टैक्स तो लगेगा, जाहिर सी बात है। पहले बताइए, यहां तक कोई डाउट है? आपका कंसर्न समझ गया मैं, अभी उसको लेंगे। पहले यहां तक बोल दीजिए भैया, किसी को कोई डाउट है? इनकम जुड़ने को लेके डाउट है तो बोल कि स्लेव रेट अगर एओपी पे लगी है तो मेंबर के हैंड में इनकम जुड़ेगी, अगर एओपी पे एमएमआर लग गई तो मेंबर के हैंड में इनकम नहीं जुड़ेगी। समझ गया? अब आइए आगे। अब आगे बात ये आई कि सर अगर ये मेंबर के हैंड में नहीं जुड़ती है तो कोई बात नहीं, किस्सा ही खत्म हो गया, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये मेंबर के हैंड में नहीं जुड़ती तो एओपी ने टैक्स दे दिया, मेंबर को नहीं देना, किस्सा खत्म। बट अगर ये एओपी के हैंड में टैक्सेबल हो चुकी है एट ए स्लैब रेट, और ये मेंबर के हैंड में भी जुड़ती है, अब वो चाहे मेंबर मिस्टर ए है और चाहे वो मेंबर कोई भी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? तो यहाँ पे जो डबल टैक्सेशन हो रहा है उसके लिए एक रिबेट दी जाती है, और उस रिबेट का नाम है रिबेट अंडर सेक्शन 86। ठीक है? उसके लिए क्या दी जाती है सर? रिबेट दी जाती है अंडर सेक्शन 86। ओके? अब 86 की रिबेट क्या कहती है सर? 86 की रिबेट ये कहती है कि सर एवरेज रेट से आप उसको क्या दे दो, एवरेज रेट से आप उसको क्या दे दो सर? रिबेट दे दो। कैसे? इसको अभी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए सर, मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, ध्यान से समझ लेना। मिस्टर ए, इनकी अदर इनकम है 3 लाख रुपए। ठीक है? मिस्टर ए की अदर इनकम कितनी है सर? 3 लाख रुपए है। इनको एओपी से मिला, अब वो सैलरी हो सकती है, बोनस हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब तो सीधा मानिए कितना मिला सर? 4 लाख रुपए मिला। ठीक है? अदर इनकम 3 लाख है और इनको एओपी से कितना मिला सर? 4 लाख मिला। तो इनकी टोटल इनकम कितनी हो गई? 7 लाख। बोलिए, टोटल इनकम कितनी हो गई? 7 लाख हो गई सर। 7 लाख पे टैक्स निकालिए। बोलिए, 7 लाख पे टैक्स निकालिए। मिस्टर ए का टैक्स निकालिए। मिस्टर ए की पर्सनल टैक्सेशन कर रहे हैं हम, बताइए। अदर इनकम इनके 3 लाख है, एओपी से इनको 4 लाख मिला, टोटल इनकम होगी इनकी 7 लाख। तो टैक्स बताइए कितना होगा? हाँ जी, टैक्स कितना होगा 7 लाख पे? 52,500। ओके, ऐड कर दीजिए HEC।
तो रिबेट नहीं मिलेगी ना भाई, जो नॉर्मल रिबेट 87 है की, वो रिबेट मिलेगी नहीं मिलेगी? 87 है की रिबेट मिलेगी या नहीं? नहीं मिलेगी। तो बताओ HEC जोड़ो कितना होता है? HEC कितना होता है? 54,600 हो गया क्या? yes. अब यहाँ पे आप रिबेट कम करेंगे अंडर सेक्शन 86। अब यहाँ पे रिबेट कौन सी कम करेंगे आप? अंडर सेक्शन 86 विच इज फॉर डबल टैक्सेशन, राइट। आप कहेंगे सर 54,600 का टैक्स दे रहा हूं मैं, कितनी इनकम पे? 7 लाख। 54,600 का टैक्स दे रहा हूं मैं 7 लाख की इनकम पे, और कितनी इनकम पे डबल टैक्सेशन हो रहा है? 4 लाख में। तो 4 लाख का टैक्स कितना बनता है? $31,200। ठीक है, तो इतनी रिबेट दे दो आपको, तो बताइए कितना बचेगा? 23,400। बस हो गया, लो जी मिल गई रिबेट। बोल दो भाई, यहां तक कोई डाउट किसी के? तो कैसे रिबेट मिलेगी, बात समझ में आ गई? ओके, चलो एक क्वेश्चन, एक छोटा सा सवाल और पूछते हैं। अगर ये एओपी स्लैब रेट की जगह एमएमआर से टैक्सेबल होती तो कितने रिबेट मिलते इसे? अगर ये एओपी स्लैब रेट की जगह एमएमआर से टैक्सेबल होती तो कितनी रिबेट मिलती इसे? हाँ जी। हाँ जी, अगर स्लेब रेट एमएमआर से टैक्सेबल होती, एओपी एमएमआर से टैक्सेबल होती, तो इसे कितनी रिबेट मिलती? 86 की बात कर रहा हूँ, 87 की बात नहीं कर रहा। 87 की बात क्यों करते हो? 87 तो अपने आप मिल जाएगी, वो तो इंडिविजुअल की इनकम 5 लाख से कम है तो मिल जाएगी। बोलो बोलो फटाफट बोलो, 86 की कितनी रिबेट मिलेगी, क्या अमाउंट रहेगा? अमाउंट पूछ रहा हूँ रिबेट का। वेरी गुड अंशु। और कोई फटाफट जवाब दे दो। अरे एमएमआर अगर लगेगा, ठीक है, सबका जवाब सही है, एक अंशु का ही नहीं है। अंशु ध्यान रखो, फोकस करो। जब एमएमआर लगेगा तो ये इनकम ही नहीं जुड़ेगी, और जब इनकम ही नहीं जुड़ेगी तो किस बात की रिबेट? कोई रिबेट नहीं है। समझ गए? रिबेट तभी मिलेगी जब एओपी पे स्लैब रेट लगा हो, क्योंकि तभी एओपी से मिलने वाली चीज
मिलने वाला अमाउंट आपके इनकम में जुड़े। ओके अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसका और सुन लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एओपी ने हमें दिया भी और हमसे लिया भी, तो वहां तो हमने डिसअलाउड जो करना था वैसे कर दिया। जब हम मेंबर की इनकम लिख रहे होंगे तो उसमें कितना अमाउंट लिखेंगे, उसमें कितना अमाउंट लिखेंगे, तो ध्यान रहे वहां पे भी नेट अमाउंट लिखना है हमें। नेट जो हमसे एओपी से एक्स्ट्रा मिला है वो ही लिखना है, बाकी नहीं लिखना है। जो वहां पे डिसअलाउड किया था ना एडिशनल अमाउंट, वो ही मेंबर की इनकम में ऐड करना है। बोलो जी, फाइनली असेसमेंट ऑफ एओपी में कोई डाउट है तो बोलो। असेसमेंट ऑफ एओपी में किसी को डाउट है तो बोलो। इंटर में पूरा पढ़ा हुआ था, क्वेश्चन भी किया हुआ था, ठीक है, फिर भी अपन ने यहाँ पे पूरा पढ़ लिया है दोबारा से। क्वेश्चन आपको ट्राई करने को बोला था कल, किया किसी ने ट्राई? वेरी गुड, निवि ने किया है, वेरी गुड। और कोई, और किसी ने ट्राई किया? नहीं, चल कोई नहीं, कर लेना। किसी को डाउट है तो बोल दो फाइनली। 1 मिनट और 2 मिनट और वेट कर रहा हूं मैं, आराम से बोल दो कोई डाउट है तो। सर ये एओपी जो है इसकी वर्किंग एज कम्पेयर टू अ कंपनी और एज कम्पेयर टू अ फर्म कैसे डिफरेंट है, जो इसके लिए अपन अलग लैब और टैक्स के लिए पढ़ते हैं? ऐसे डिफरेंट है? हाँ मतलब नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ सर, कि जो आपने पढ़ा है वो तो समझ गया, लेकिन वर्किंग में समझ नहीं आया। काम तो सर एक तरह से प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं ये लोग भी, साथ में तो इनकम प्रॉफिट के लिए आए हैं, तो ये डिफरेंट कैसे हैं कंपनी से, जिसमें भी मेंबर्स आते हैं तभी मिलते हैं और फिर एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं? डिफरेंट क्या, एक अलग स्टेटस है, आप अलग स्टेटस में काम कर रहे हो, आप पार्टनरशिप फॉर्म बनाते हो, आप जॉइंट वेंचर बनाते हो, दोनों में क्या फर्क है बताओ? पार्टनरशिप फॉर्म और जॉइंट वेंचर में क्या फर्क है? एओपी भूल जाओ, एक बार आप बताओ पार्टनरशिप फॉर्म और जॉइंट वेंचर में क्या फर्क है? बोलो भाई, अकाउंट्स में पढ़ा है ना ये तो। क्या हुआ? सर ऑलमोस्ट सेम ही है सर। सेम ही है, कोई फर्क नहीं है? फिर दो क्यों बनाए, एओपी और? लाइबिलिटीज के लिए होगा सर कि पार्टनरशिप में अपने प्रॉफिट शेयर से उतनी लाइबिलिटी। होगा क्या, अरे अकाउंट्स का ये तो बेसिक टॉपिक है, ये तो 11th 12th में अपन पढ़ते हैं। इसमें भी अगर तुम्हें अभी डाउट है तो फिर तो यहाँ डाउट आना लाजमी है, बोलते ना उसको। ये आपको बेसिक में जो अपन पढ़ते हैं कि भाई कंपनी है,
इंडिविजुअल जो भी आप प्रोप्राइटरशिप करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं, ज्वाइंट वेंचर करते हैं, तो अगर वहां का कंसेप्ट आपका क्लियर है तो ही वो चीज यहाँ क्लियर हो पाएगी। क्योंकि एओपी इज नन अदर देन ज्वाइंट वेंचर। एओपी क्या होती है? ज्वाइंट वेंचर ही होता है। एओपी तो ज्वाइंट वेंचर ही है ना। तो ज्वाइंट वेंचर और पार्टनरशिप फॉर्म में अगर आपको डिफरेंस पता है तो वही फॉर्म और एओपी में फर्क है। अच्छा, ज्वाइंट वेंचर और कंपनी में क्या फर्क है? लीगल एंटिटी का। नहीं, और फर्क क्या है वो तो पता ही है। लीगल एंटिटी तो अलग है ही, उसमें तो क्या कहना है, तो वो तो अलग है ही, उसमें क्या कहना है। नहीं नहीं सर। बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी बेटा ऐसे। अगर तुम्हें अकाउंट्स वाले बेसिक्स नहीं पता है तो यहाँ बहुत दिक्कत आ जाएगी। ज्वाइंट वेंचर में आप रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। ज्वाइंट वेंचर, पार्टनरशिप फॉर्म और ज्वाइंट वेंचर में फर्क होता है रजिस्ट्रेशन का। पार्टनरशिप एक्ट 1932 में आप रजिस्टर्ड होते हैं तो पार्टनरशिप बनती है। वो तो उसके लिए ठीक है, वैसे भी ऑप्शनल होता है ना सर, रजिस्टर क्या कराना। इसके लिए? तो ये इनके लिए पार्टनरशिप और ये वेंचर्स के लिए। पार्टनरशिप फॉर्म के लिए नहीं, ऑप्शनल नहीं होता। जो अगर एओपी या बीओआई के लिए तो होता है सर क्या ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन। किसने कहा? तुम तो एक तो सुनते ही नहीं हो। मैंने अभी क्या बोला तुम्हें? चलो बोलो, मैंने क्या बोला था एग्जैक्ट वर्डिंग वो बताओ। वो कंपनी एक्ट में रजिस्टर होती है और ये पार्टनरशिप सेपरेट एक्ट में होता है। मैंने कंपनी आप एक्ट का नाम ही नहीं लिया। आपने पार्टनरशिप एक्ट का नाम दिया सर। हाँ, क्या बोला मैंने? वो अपने सेपरेट एक्ट में रजिस्टर होता है। मैंने ये कहा कि अगर आपको पार्टनरशिप फॉर्म बनानी है तो आपको पार्टनरशिप एक्ट 1932 में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। ठीक है, आप कह रहे हैं कि सर ये तो एओपी तो वॉलेंट्री होती है, तो इन दोनों बातों का क्या मतलब है? इन दोनों बातों का क्या मतलब है? एओपी के लिए ज्वाइंट वेंचर आप बनाते हो, आप रजिस्टर्ड करो नहीं करो चलेगा, पर पार्टनरशिप फॉर्म के लिए रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है पार्टनरशिप एक्ट में, अदरवाइज वो हम्म। पार्टनरशिप कहलाएगी नहीं। तो फर्क तो है, सामने ही है ना। हाँ। तो पार्टनरशिप एक्ट के रूल नहीं लगेंगे। अब ज्वाइंट वेंचर पे, ज्वाइंट वेंचर के क्या रूल है? अगर एक्स साइलेंट होता है तो क्या रूल लगाओगे तुम? कितना इंटरेस्ट, कैसे पार्टनर की शेयरिंग, क्या लगाओगे ज्वाइंट वेंचर में? बताओ। अगर तुमने डिसाइड नहीं कर रखा है कि हम कैसे प्रॉफिट बांटेंगे, क्या करेंगे, कल कोई डिस्प्यूट हो जाता है, क्या करोगे, कैसे होगा सॉल्यूशन? ये जो आपने अभी पढ़ाया सर एमएमआर वाला और स्लैब वाला। अरे ये तो टैक्सेशन है। मैं कह रहा हूँ तुम्हारे मेंबर का सॉल्यूशन कैसे करोगे? उसके शेयर के अकॉर्डिंग बांट दूंगा। शेयर में तो डिस्प्यूट है, शेयर में तो माथापच्ची है, पता ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ 80% मेरा है, तुम कह रहे हो 80% मेरा है, तो कौन से रूल लगाओगे? पार्टनरशिप एक्ट में तो अगर ऐसा होता है तो पार्टनरशिप एक्ट के रूल लग जाते हैं। वो कह देता है कि अगर एक साइलेंट है तो फिर आप क्या करोगे, इक्वल मान लोगे। तो दोनों स्टेटस ही अलग हो गए ना, एओपी अलग स्टेटस है, फर्म अलग स्टेटस है। तो सर फाइनली कैसे बांटेंगे ये इसमें, अगर तो आपका फाइनल। म्यूचुअल एग्रीमेंट आप प्रूव करो, आपने क्या एग्रीमेंट किया था एओपी करते टाइम पे, आपके पास क्या डॉक्यूमेंट अवेलेबल्स हैं, आपने क्या क्या बातें कैसे की थी, वो तो केस टू केस अलग होगा। ठीक है सर। देखो, एक चीज ध्यान से समझो आप, कोई भी काम हम कर रहे हैं एक बार ध्यान से समझो, है ना, कोई भी काम अपन कर रहे हैं इसका एक स्टेटस होता है सर, अकाउंटिंग स्टेटस। अकाउंटिंग स्टेटस मान लीजिए अकाउंटिंग के हिसाब से इस पे क्या होगा। एक इसका होता है लीगल, जिसपे इस पे अगर कोई कानूनी कार्रवाई करनी हुई तो क्या होगा। एक होता है इसका टैक्सेशन एस्पेक्ट। ठीक है,
जैसे टैक्स कहता है वैसे 7 तरीके के पर्सन होते हैं हमारे पास, हम उसका टैक्सेशन इन 7 में से किसी न किसी तरीके से करेंगे। या तो आप प्रोप्राइटरशिप में आओगे, इंडिविजुअल आओगे, या आप एचयूएफ आओगे, एओपी आओगे, फर्म आओगे, बीओआई आओगे, जो भी आओगे, ठीक है। ये बहुत सारी चीजों को एक साथ कर देता है, जैसे ट्रस्ट, ठीक है, एनजीओ, ये इन सबको कहीं ना कहीं फिट कर देता है अपने 7 कैटेगरी के अंदर। पर इन सब के लिए लीगल रूल तो अलग बने हुए हैं ना। ट्रस्ट के लिए ट्रस्ट एक्ट है, एनजीओ के लिए जो आप सेक्शन 8 की कंपनी पढ़ते हैं, या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी में रजिस्टर्ड होता है, या ट्रस्ट के रूप में रजिस्टर्ड, ये सब अलग अलग हो गया। तो जो वहां पे कानूनी काम होंगे वो इसके अकॉर्डिंग होंगे, जो टैक्सेशन काम होंगे वो इसके अकॉर्डिंग होंगे, जो आप अकाउंटिंग करोगे वो आप अपने अकाउंटिंग रूल के हिसाब से करोगे। समझ गए? अब जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है। इनकम टैक्स वाले कहते हैं भैया ये अलग है और ये एओपी है, हमारे लिए तो ये है, हमें तो इससे मतलब है, ठीक है। लीगल कहता है कि भैया फॉर्म वो है जो पार्टनरशिप एक्ट में जाएगी, एओपी के लिए आप म्यूचुअली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं अपने आपस में एग्रीमेंट, रजिस्टर ना करो तो भी चलेगा। तो कल को इनके बीच में डिस्प्यूट होता है तो यहाँ के रूल लगेंगे या यहाँ के रूल लगेंगे, बताओ। अगर कल को एओपी के मेंबर के बीच में कोई माथापच्ची होती है, या पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर के बीच में कोई माथापच्ची होती है, तो यहाँ के रूल लगेंगे या यहाँ के लगेंगे? लीगल वाले, बस लीगल के लगेंगे। तो हमने जो यहाँ पढ़ा वो नहीं है, वो आप लगा के बैठ जाओ कि भैया रुक बता तेरे मेंबर कौन कौन है, उनकी इनकम कितनी है, तेरे पे एमएमआर लगेगा। वो पूछ रहा है, वो बोलेगा कि यार मैं पूछ नहीं रहा टैक्स का क्या होगा, मैं तो ये पूछ रहा हूँ हमारा आपस में झगड़ा कैसे सुलझेगा। तो यू शुड हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन लीगल एस्पेक्ट एंड टैक्सेशन एस्पेक्ट। हम टैक्सेशन एस्पेक्ट पढ़ रहे हैं, हम लीगल एस्पेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं। ओके सर। चलिए भी, और कोई डाउट है किसी को तो बोलो। हाँ जी, चले आगे फिर। असेसमेंट ऑफ फॉर्म का क्या स्टेटस है आपका? आता है आपको स्टेटमेंट असेसमेंट ऑफ फॉर्म? ये भी पढ़ा हुआ इंटर में, असेसमेंट ऑफ फॉर्म आता है आपको? ये भी बात है। और बोलो भाई बोलो, असेसमेंट ऑफ फॉर्म का क्या स्टेटस है? और कोई? जल्दी जल्दी बोल दो भाई, इस जवाब में भी इतना टाइम लगाओगे क्या? एज यूजुअल वही आंसर है। 2 बच्चे कह रहे हैं आता है 12%, 12%। कुछ बच्चे कह रहे हैं आता है, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर थोड़ा थोड़ा, कुछ कह रहे हैं याद नहीं है, एज यूजुअल। चलिए भाई, 4 हेड की इनकम लेंगे हम, देख लीजिए एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ मैं फटाफट। 4 हेड की इनकम लेंगे सर, यस। उसके बाद सर सेट ऑफ कर देंगे अगर कोई लॉस है तो, यस सर। तो सर हमारे पास निकल के आ जाएगा
जीटीआई, राइट। जीटीआई में से कम कर देंगे हम डिडक्शन, जो कि चैप्टर 6A में आती है। तो हमारे पास आ जाएगा टोटल इनकम, राइट। इस टोटल इनकम को राउंड ऑफ कर देंगे नियरेस्ट ₹10 में, ठीक है। और फिर उसके ऊपर क्या निकाल देंगे, टैक्स निकाल देंगे, ठीक है। अब टैक्स के लिए स्पेशल रेट है, टैक्स के लिए स्पेशल रेट है, वो तो लगेगी लगेगी। नॉर्मल रेट लगेगी क्या, कितनी लगती है नॉर्मल रेट? वेरी गुड। फ्लैट रेट लगती है सर 30%। ओके, फ्लैट रेट 30% लगा देंगे। यस सर। क्या कोई रिबेट मिलती है इनको? 87A की रिबेट मिलेगी? हाँ जी, 87A की रिबेट मिलेगी ना? 87A की रिबेट मिलेगी ना? नहीं मिलेगी, चलिए नहीं मिलेगी तो अच्छी बात। ऐड कर देंगे सर सरचार्ज। सरचार्ज कितना? 12%। और वो भी कब? इफ टोटल इनकम एक्सीड्स ₹1 करोड़। इफ टोटल कौन सा एग्जाम, कौन सा एग्जाम? शुभम, प्रमोट होंगे, थर्ड ईयर के लेंगे। देखो क्लास चलते टाइम पे दूसरी तरफ बातें कर रहे हैं ना, फिर बाद में कहते हैं कि सर समझ नहीं आता, तो और दूसरों को और सुना रहे हैं। सर देखो ये तो अच्छा है, क्लासें मॉर्निंग होती है, क्लासें इवनिंग होती ना तो फिर पता नहीं किस किस के माइक पे बाबू सोना मोना सुनने को मिलता। ओके, तो सर अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है हाँ यही होता है, इधर क्लास चला के छोड़ देते, उधर फोन लेके लगे रहते, कहीं गलती से माइक ऑन हो जाता। चलिए, तो अगर इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है सर तो सरचार्ज लग जाएगा 12%। और अगर सरचार्ज लगेगा तो जाहिर सी बात है मार्जिन रिलीफ का सवाल भी उठेगा, तो मार्जिन रिलीफ मिल जाएगी, अगर हुई तो, नहीं हुई तो कोई बात नहीं। और फाइनली हम ऐड कर देंगे सर क्या, HEC कितना, 4%। दैट्स इट, लो जी टोटल टैक्स। बताइए, ये तो सारी बातें कॉमन है, इसमें कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत है किसी को? नहीं? सर इसमें ये जो सरचार्ज है ये बस 12% वाला ही है इसमें? 12% बिल्कुल। ओके सर। और कोई? एनीवन एल्स? नहीं है? चलिए, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है सेक्शन 40B। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है सर? सेक्शन 40B, जो की बात करता है पार्टनर रेमुनरेशन। तो बात किसकी करता है सर? पार्टनर रेमुनरेशन की बात करता है। इसमें हमने पढ़ा हुआ सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और एक पढ़ा है सैलरी, बोनस और कमीशन, राइट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हमने बोला कि डीड में लिखा है तो अलाउ होगा, दोनों पार्टनर को मिल जाएगा, चाहे वर्किंग है चाहे स्लीपिंग पार्टनर है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैक्सिमम कितना मिलता है? 12% पर एनम, राइट। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को नेट ऑफ नहीं करना है, ये बात आप ध्यान रखें। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, उसको कुछ नहीं करना। बोलिए, क्लियर है? इसमें कोई डाउट किसी को, कुछ पूछना है तो बोलो।
अरे बोल रहे हैं, कुछ पूछना है? नहीं, चलिए। उसके बाद सर रेम्युनरेशन की बात कर लेते हैं। तो रेम्युनरेशन में हमने कहा था कि मेंशन इन डीड, डीड में लिखा हुआ होना चाहिए। ओनली टू वर्किंग पार्टनर, सिर्फ वर्किंग पार्टनर को दिया हुआ ही अलाउ होगा। और मैक्सिमम के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? बुक प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, राइट। बुक प्रॉफिट निकालने के बाद हमें स्लेब रेट के हिसाब से, किस रेट के हिसाब से? स्लेब रेट। कौन सी स्लेब रेट? बुक प्रॉफिट की स्लेब रेट, जो कि क्या है सुनिए। सर बुक लॉस हुआ, अगर हमें लॉस हुआ तो हम कितना रेम्युनरेशन दे सकते हैं ज्यादा से ज्यादा? बताइए। इन केस ऑफ लॉस कितना रेम्युनरेशन दे सकते हैं? 1,50,000 दे सकते हैं सर। और बुक प्रॉफिट हुआ अप टू 3 लाख, 3 लाख तक का बुक प्रॉफिट हुआ तो हम क्या करेंगे? 90% ऑफ बुक प्रॉफिट और 1.5 लाख रुपए, विच एवर इज हायर, जो ज्यादा हो, ठीक है। और अगर बुक प्रॉफिट 3 लाख से ज्यादा है तो 60% ऑफ बैलेंस, 60% ऑफ बैलेंस बुक प्रॉफिट। फिर सुन लीजिए, 60% ऑफ बैलेंस मतलब कि 3 लाख तक तो यही ट्रीटमेंट होगा, 3 लाख से ऊपर वाले अमाउंट का ट्रीटमेंट ये होगा, राइट। तीन लाख तक ट्रीटमेंट यही होगा, उससे ऊपर वाले अमाउंट का ट्रीटमेंट ये होगा। फिर टोटल कर देंगे जैसे सेलिब्रेट में हम करते हैं, राइट। चलिए, तो अब आपसे सवाल, अगर मेरा बुक प्रॉफिट 1 लाख रुपए है तो मैं कितना रेम्युनरेशन दे सकता हूं मैक्सिमम? बताइए। अगर मेरा बुक प्रॉफिट 1 लाख रुपए है तो मैं मैक्सिमम रेम्युनरेशन कितना दे सकता हूं? पंकज, हाउ? पंकज अपने जवाब को जस्टिफाई करें। सर जैसे बुक प्रॉफिट 1 लाख है, पहले अप टू 3 लाख तक तो 90% ऑफ बुक प्रॉफिट या 1,50,000 विच एवर इज हायर, तो अपन 1 लाख दे सकते हैं। 1 लाख दे सकते 1 लाख हैं। तक मैक्सिमम है ना सर, और हायर ले सकता हूँ तो मैं 1 लाख दे दूंगा। चलिए, बाकी लोग सेटिस्फाइड है क्या पंकज के जवाब से? नहीं है भैया सेटिस्फाइड। आप एक्चुअल अमाउंट से कंपेयर क्यों कर रहे हो? प्रॉफिट से कंपेयर क्यों कर रहे हो? किसने कहा कि प्रॉफिट से कंपेयर करना है? कहाँ लिखा है रूल में? अच्छा फिर चलो ये बताओ, आपने 3 अमाउंट कंपेयर 1.5 लाख दूंगा तो सर वो नेगेटिव चला जाएगा, मेरे लॉस हो जाएगा। तो उससे तुम्हारी जेब से थोड़ी जा रहा है, तुम्हें क्या दिक्कत है? अच्छा, लॉस कर सकते हैं, ठीक है। बेटा मैं तुम्हें फिर सजेस्ट कर दूं, अगर तुम अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो ना तो जो पढ़ रहे हैं उस पर फोकस करो, उसके बीच में तुम कॉमन बातें मत घुसाओ। टेक्स्ट बिल्कुल अलग है, अगर टेक्स्ट कॉमन चीजें होती तो कोई भी पढ़ लेता ना। जिस बंदे को टेक्स्ट नहीं आता वही बता देता है भैया ये अमाउंट ऐसे होगा। जब हमने लिखा है 90% ऑफ बुक प्रॉफिट, तो आप कहोगे 1 लाख का बुक प्रॉफिट का 90% से 90,000, राइट। और 1.5 लाख रुपए, विच एवर इज हायर, तो इसमें 1 लाख का कहां सेंस आता है बताओ? सर मैंने इस अमाउंट को सब्जेक्ट टू बुक प्रॉफिट ले लिया। इसने लिखा ही नहीं है, क्यों ले लिया? मैं ये तो बोल रहा हूँ, जो चीज अगर होती सब्जेक्ट तो मैं लिखवाता ना रूल में। जब मैं रूल पढ़ा रहा हूं तो मैं लिखवाऊंगा ना, उसमें क्लियर एडिशनल सर। अगर फंसाने की कोशिश करोगे ना तो खुद ही उलझ जाओगे, खुद ही उलझ जाओगे और कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। मैं तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ, चीजों को सिंप्लीफाइड रखो। सामने प्रोविजन लिखा हुआ है उसमें पर क्या सोचना है, उसमें सब्जेक्ट टू लगाने की जरूरत कहाँ आ गई? और खर्चे की वजह से लॉस नहीं आता, किसने कहा? मेरी सेल 1 लाख है,
मैं अपने स्टाफ को 2 लाख रुपए देता हूँ, तो मैं क्या उसे ये कहूंगा कि नहीं भैया 1 लाख का माल बिका, तुझे 2 लाख कहाँ से दूं? बताओ, कह सकते हैं क्या? नहीं। अगर ऐसा कह सकते तो लॉस कभी होता ही नहीं। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। अगर बुक प्रॉफिट 2 लाख हुआ तो मैक्सिमम कितना रेम्युनरेशन दे सकते हैं? ओके, सही है सबका जवाब। अगर बुक प्रॉफिट लास्ट ऑप्शन, अगर बुक प्रॉफिट 4 लाख हुआ तो, अगर बुक प्रॉफिट 4 लाख हुआ तो तुषार, ऐसी गलती? बुक प्रॉफिट 4 लाख हुआ तो, प्रेरणा, नीवी, पंकज, अंशु, ठीक है सही है। तुषार अभी भी गलत है, समृद्धि सही है, तुषार अभी भी गलत कर रहे हो। विकास ठीक है, तुषार अब ठीक है, और बोलिए। शेफाली, ओके डन, बिल्कुल ठीक है। समझ गए कैसे निकालना होता है मैक्सिमम अमाउंट? अभी हम मैक्सिमम निकाल रहे हैं, अब ये नहीं बोल रहे कि अलाउ कितना होगा, अभी हम क्या निकाल रहे हैं? मैक्सिमम निकाल रहे हैं, राइट। अब इस मैक्सिमम को कंपेयर करेंगे हम एक्चुअल से। इस मैक्सिमम को किससे कंपेयर करेंगे? एक्चुअल से कंपेयर करेंगे, और फिर जो कम होगा उसका पेमेंट करेंगे, उसको अलाउ करेंगे। आगे बात समझ में? आवाज नहीं आ रही? ऑडियो आ रहा है? अगर ठीक है, ये हमने क्या निकाला सर? मैक्सिमम निकाला है, यहाँ पे हमने मैक्सिमम निकाला है। अब इस मैक्सिमम को एक्चुअल से कंपेयर करेंगे कि हमने रेमुनरेशन कितना दिया। मैं फिर कह दूं, रेमुनरेशन से कंपेयर करेंगे, बुक प्रॉफिट से कंपेयर मत कर देना। एक्चुअल रेमुनरेशन से कंपेयर करेंगे कि मैं इतना दे सकता था, मैंने इतना दिया, एक्सेस है तो डिसअलाउड, और नहीं तो कोई बात नहीं। बोलो जी, बात समझ में आ गई? यहां तक कोई डाउट किसी को है तो बोलो। नहीं है? ठीक है। अब बात आती है बुक प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, बताओ किस किस को पता है? बुक प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है? ये तो हमने बोला कि अगर बुक प्रॉफिट है हमारे पास तो हम कर देंगे। कैसे कैलकुलेट होता है बुक प्रॉफिट? बुक प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है ये पूछ रहे हैं, किस किस को पता है? 1 2 3 और 4। सबको पता है? ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो बस और कुछ भी नहीं है असेसमेंट ऑफ फॉर्म के अंदर, यहां तक असेसमेंट ऑफ फॉर्म भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। देखिए ये जो असेसमेंट है ना, मेरी बात सुन लीजिए, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फॉर्म, एओपी, ठीक है, कोऑपरेटिव, ये सब मैं आपको नॉलेज के लिए करवा रहा हूँ। ये फाइनल के सिलेबस में, फाइनल की बुक में नहीं है, ठीक है, ये फाइनल की बुक में नहीं है। फाइनल की बुक में क्या क्या है? फाइनल की बुक में कंपनी का असेसमेंट है, ठीक है। फाइनल की बुक में आपका आ जाएगा सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट का असेसमेंट, इन्वेस्टमेंट फंड का असेसमेंट, ठीक है, बिजनेस ट्रस्ट का असेसमेंट,
ओके, इसके बाद में आ जाते हैं सर एक इसका चैरिटेबल ट्रस्ट का असेसमेंट। ये आपके फाइनल के सिलेबस के पार्ट है, राइट? क्लियर है? तो कल हम पढ़ेंगे एएमटी, कल हम पढ़ेंगे क्या, एएमटी, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट। उसके बाद क्या स्टार्ट करेंगे हम, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, राइट? सर एग्जाम में आता है क्या जो सिलेबस में नहीं है वो? देखिए टैक्स में ऐसा नहीं होता कि क्या सिलेबस में है और क्या नहीं है। रीजन क्या है इसका, समझो ध्यान से। टैक्स में हर चीज जुड़ी हुई है। फॉर एग्जांपल आपको बोला गया कंपनी का टैक्स निकालो, ध्यान से सुनना, आपको बोला कंपनी का टैक्स निकालो और साथ में किसी शेयर होल्डर का टैक्सेशन पूछ लिया, ध्यान से सुनना। आपको बोला कंपनी का टैक्स तो बताना ही है और साथ में किसी शेयर होल्डर का टैक्सेशन पूछ लिया, या किसी भी वे में आपको ये पता लगाना पड़ा कि ये इनकम शेयर होल्डर के लिए टैक्सेबल है या नहीं है, या शेयर होल्डर को कितना टैक्स देना पड़ेगा, तो क्या ऑटोमेटिकली आपको इंडिविजुअल के असेसमेंट की जरूरत पड़ जाएगी? पड़ जाएगी ना? तो इसलिए आप टैक्स में ऐसा नहीं सोच सकते कि ये सिलेबस में नहीं है तो इसको तो छोड़ दो, भूल जाओ इसको, तो आगे चलते हैं। वो चीज वहां नहीं काम आती, समझ गए? एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया, जैसे उनको पूछना था LTCG 112A पे क्वेश्चन पूछना, अभी जो हमने पढ़ा ना सरचार्ज वाला, वो पूछना था। अब वो सरचार्ज वाली स्कीम किस किस पे लगती है, वो कहाँ लगती है कि सर ज्यादा रेट, ज्यादा सरचार्ज नहीं लगेगा। ज्यादा सरचार्ज मतलब 37% और 25%, राइट? ऐसे ही पढ़ा था। LTCG पे जो सरचार्ज है 112 पे, वो 37 और 25 नहीं लग सकता, यही पढ़ा था। अच्छा 37 और 25 किस पे लगता है वैसे? 37 और 25 लगता किस पे है? क्या इंडिविजुअल और एचयूएफ पे लगता है? इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, इन्हीं पे लगता है क्या? कंपनी पे थोड़ी लगता है, नहीं कंपनी पे नहीं लगता सर, इन्हीं पे लगता है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर उसको क्वेश्चन पूछना है इस पे, ठीक है, मान लो उसको इंडिविजुअल पे नहीं पूछना, उसको एचयूएफ पे नहीं पूछना, उसको क्वेश्चन पूछना है इस पे, तो भी क्या उसको इनडायरेक्टली इनको बीच में लाना पड़ेगा? इनको बीच में लाए बिना क्या वो ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे? वो ये तो नहीं कह सकता ना कि एक कंपनी है उसकी 112 एक की इनकम है तो उस पर सरचार्ज बताओ, तो वो तो फिर आप बोलोगे भैया 7% या 12%। कंपनी पे तो ये रेट लगती नहीं है 37-25, तो उसको बीच में लाना पड़ेगा कि एक इंडिविजुअल है उसका ये रेट है, तो बताओ सरचार्ज क्या होगा? बोलो हाँ या ना? तो ये सारी चीजें आपस में कनेक्टेड है, राइट? तो इसलिए मैंने करवाई है, वरना मैं चाहता तो ये चीज आराम से कह सकता था कि भैया ये छोड़ देना, ये हमने इंटर में पढ़ा हुआ है और ये आपके फाइनल के बुक में नहीं है इसलिए नहीं पढ़ेंगे, बट मैंने आपको सबका ओवरव्यू दे दिया है, ठीक है? कल हम पढ़ेंगे AMT सर, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, ठीक है? और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ये वाले असेसमेंट। तो आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा, अभी आपके पास टाइम है, इन चीजों के ऊपर थोड़ा सा और ध्यान दें और इनके 2-2, 3-3 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस जरूर कर लें और डाउट आए तो पूछ लें, ओके? ऐसा नहीं कि सर ने ओवरव्यू दिया है फर्म का तो बस ठीक है बहुत है इतना ही आएगा, छोड़ो, ऐसा मत करो। अपने ऊपर तो कई रेस्ट्रिक्शन है, आज अपने को कोर्स भी तो खत्म करना है, कोर्स भी तो टाइम पे पूरा करना है ना। आज मैं इस पे 10 क्वेश्चन करवा दूं और उसके बाद कोर्स कहाँ जाएगा? दिसंबर में जाएगा, समझ गए? मैं अगर इनके 5-5 क्वेश्चन करवाना चाहूँ सबके, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर उसमें कोर्स कहाँ जाएगा अपना, बहुत आगे जाएगा। तो इसलिए आप इसके ऊपर क्वेश्चंस करो, कोई डाउट आए तो पूछ लो, ओके? चलिए आज के लिए इतना ही, कल पढ़ेंगे AMT। सर बोलिए। सर एक क्वेश्चन